नमस्कार। आज फिर शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में मैं मेरे साथी शेखर बागोरा जी के साथ उपस्थित हूँ। हम आज खबरों पे तो बात करेंगे ही, पर कल इस शहर में एक बड़े आयोजन पर जो आगाज इस शहर को ले में हुआ है उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। पर इन सबके पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद भी दूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा कि दोपहर न्यूज़ चैनल जो है उसके 20 लाख व्यूज़ के पार हो गए। ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी और हमारे प्रयास को लेकर भी। इससे ये संकेत मिल रहा है कि लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए कार्यक्रम ज़्यादा बेहतर तरीके से पसंद आ रहे हैं। दूसरा ये है कि 15,000 के लगभग सब्सक्राइबर अब हमारे पहुंच रहे हैं। कुछ ही 200-300 सब्सक्राइबर बाकी, हम 15,000 के पार पहुंच जाएंगे और हमारे एक कार्यक्रम में 60,000 से ज़्यादा देखने वाले दर्शक जोड़े हैं। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है और ये सब आप लोगों के प्रयास से हो रहा है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ और इसी के साथ मैं फिर भी एक बार प्रार्थना करूँगा आपसे कि कृपया अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाइए और अधिक से अधिक लाइक करिए ताकि हम बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को बना सकें। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं। आज हम अखबारों की चर्चा, उसके पहले हम आज चर्चा करना चाहते हैं दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम से जो कल इस शहर में हुआ है। इंदौर वालों हाथ ऊपर करो दोनों, मेरे साथ बोलिएगा जय श्री महाकाल। कहाँ पे हुआ ये कार्यक्रम? बाईपास पर C21 स्टैट में हुआ है। बाईपास पे उधर C20 मॉल के सामने की उधर की साइड पे पीछे हुआ है कार्यक्रम में और 20,000 से ज़्यादा इस शहर के नए युवा पहुँचे हैं वहाँ पे। उन्होंने बताया कि ये शहर अब युवाओं का हो गया है और इसमें बड़ी तादाद में पहुँचे युवाओं ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। मुट्ठी भर लोग जो इस कार्यक्रम का अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे थे, उन्हें भी ये समझना होगा कि शहर जो है अब नई दिशा में बढ़ गया है। और हमने भी आज इस मामले में एक स्टोरी की। आपको आश्चर्य होगा कि 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यापार इस शहर को मिला दोसांझ के आने से। इसमें 1.5 करोड़ के लगभग GST भी मिला। अभी नगर निगम का टैक्स मिलना बाकी है। पुलिस विभाग की जो कार्रवाई, पुलिस विभाग का जो बल लगा था उसकी कार्रवाई, इसके अलावा जो बाउंसर पद नियुक्त किए जाते हैं उनके लिए भी 1 से 2,000 लोगों के 2,000 के लगभग बाउंसर भी लगे। यानी इस शहर को एक बेहतर रोजगार के अवसर भी थोड़े बहुत मिले। मंच बनाने वाले से लेकर जिन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था में अपना सहयोग दिया उन सबको एक रोजगार का नया मार्ग मिला और इस शहर को एक नए आयोजन के लिए अब हम तैयार मान रहे हैं कि अब हम इस आयोजन से हम बढ़ सकते हैं। अब हमारे यहाँ अगला आयोजन होना है वो ब्रिटिशर्स जो बैंड है उसका एक आयोजन होना, उसमें 50,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। और आयोजनों में हम भी समझते हैं कि क्रिकेट के टूर्नामेंट में जो बोर्ड लगते हैं वो शराब की कंपनियों के लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, हमें भी ऐसा लगता है कि कम से कम अब हमें शहर थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह, कि उन्होंने बनारस को आध्यात्म और धर्म का तो शहर बनाई पर उसके साथ उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया। उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई, उन्होंने भरपूर उस सुविधा वाला बना दिया ताकि अधिक से अधिक लोग पहुंचे। आज भरपूर व्यापार मिल रहा है, आज भरपूर कारोबार मिल रहा है। तो इस शहर में भी जो मुट्ठी भर लोग अपने हितों के लिए विरोध करते हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि हमें ये विरोध नहीं करना चाहिए। अब शहर नई दिशा में बढ़ चुका है। ये तो था आज दिलजीत दोसांझ का कार्यक्रम, ये हमारा दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम पर बातचीत। एक और बात मुझे लगती है जो मैं चाहता हूं कि ये बात हमारी सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर प्रयास करेगी तो इस प्रकार के जो कल दिलजीत दोसांझ का आयोजन हुआ है, ऐसे बड़े आयोजनों के लिए एक रास्ता खुलेगा। क्योंकि हमने आज उन लोगों से बात की जो इस आयोजन से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश इस प्रकार के आयोजनों को जगह देना चाहता है और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है तो बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे कार्यक्रमों के लिए सिंगल विंडो बनाई जाए ताकि एक ही जगह से सारी अनुमति मिले। पुलिस मिलने की, आपके टैक्स के लिए, आपके नगर निगम के लिए, और वही 8-9 विभागों से अनुमति ला के दें। अभी क्या हो रहा है कि एक आदमी 2 महीने पहले से यहाँ आके केवल विभागों में चक्कर लगाता रहता है, जबकि दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सब जगहों पर सिंगल विंडो सिस्टम है। वहाँ पर जाने के बाद एक जगह आपको आवेदन देना पड़ता है और उसी आवेदन पर सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर विचार करना चाहिए और अपने स्तर पर इसे ले जाने की कोशिश करना चाहिए। इससे इस पूरे प्रदेश में एक नए प्रकार के आयोजनों को जगह मिलेगी, व्यापार मिलेगा और जो वो चाहते हैं
उसको और बेहतर तरीके से वो सामने कर पाएंगे। इसके पहले भी फिल्मों और उसके लिए जगह बनाने की कोशिश की थी, वो ना हो पाई, और मुझे लगता है इसके लिए की जानी चाहिए। अब इसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं अखबारों पर। तो हम दोपहर पे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोपहर के पहले पेज की खबरों पर बात कर लेता हूँ। वित्त मंत्रालय ने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि ये जितने राज्यों में रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, यानी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और जो भी योजनाएं चल रही हैं, इनमें 85% रुपया यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हर महीने राज्य सरकारों का जा रहा है। इसके कारण हो ये रहा है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोजगार पे, महंगाई पर कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर महीने अब कर्ज लेना पड़ेगा हर राज्य को। जिन राज्यों ने इसे चालू किया है उसमें भी एक उदाहरण के रूप में ये बताया गया है उसमें कि अभी पिछले दिनों अब सरकारों के समझ में आ गया कि नगद राशि देकर हम जो है महिलाओं को प्रभावित कर लें और हम सरकार बना लें। अब वो ना तो विकास की बात कर रही हैं, ना वो अपने कार्यक्रम के एजेंडे की बात करती हैं, अब वो पैसे देने की बात करने लगी। तो नगद पैसा जिन महिलाओं को मिल रहा है उनका तो भले ही भला हो रहा है, पर उनके प्रदेश का, देश का बहुत बड़ा नुकसान होने लगा है। और इसमें अब केंद्र सरकार भी शामिल हो गई। रेवड़ी बांटने के मामले में आज हरियाणा में उन्होंने रेवड़ी बांटना शुरू कर दी, वहाँ पे भी प्रधानमंत्री खुद पहुँचे हैं। तो अब ये हो गया है कि इसका जो एनालिसिस आया है कि 48,000 करोड़ रुपया तो केवल हर महीने अब आपको महाराष्ट्र में बांटना है। मध्य प्रदेश की हालत हम देख रहे हैं कि 12,500 करोड़ रुपये बांटना है। यही स्थिति हरियाणा, आपके राजस्थान, सब जगहों पे हो गई, दिल्ली तक। दिल्ली तो खुद ही कर्ज में डूब गया है। अगर यही स्थिति रही, वित्त मंत्रालय ने भी चिट्ठी लिखी है कि इस मामले में इसको अगर नहीं रोका गया तो आने वाले 2 साल बाद में वेतन बांटने के भी लाले पड़ जाएंगे राज्यों को। ये सोचना पड़ेगा। 1400 लोग दिल्ली, वहाँ कुवैत से पैसे लेके भाग गए हैं, 700 करोड़ रुपया बैंक का। ये सब भारतीय हैं और यहाँ आके कहीं ना कहीं रह रहे हैं, पता नहीं लग रहा, पुलिस इनका पता लगा रही है। बाकी सब सामान्य खबरें। भागीरथपुरा में अतिक्रमण हटाने के लिए रिमूवल अमला पहुँचा है। महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी है। आज से 7 दिन तक सड़कों पर अभियान चलेगा अतिक्रमण हटाने को लेकर। बड़ी आश्चर्य की बात है कि महाजन, सुमित्रा महाजन जी के शोरूम पर, उनके बेटे के अमिलित महाजन जी के शोरूम पे तोड़फोड़ हुई और शहर के तमाम नेताओं के बदन में कोई हलचल नहीं हुई और वे सारे के सारे अपने काम में लग गए। बड़े आश्चर्य की बात है ये भी, एक बड़े नेता के परिवार के साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाए और लोग हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहें। यही बड़ी दुखद स्थिति। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी रहता रही, देश की हेडमास्टर रही है लोकसभा की, उनके शोरूम पर तोड़फोड़ होती है और तोड़फोड़ करने वाले भी और कोई नहीं होते, भाजपा से जुड़े परिवार के ही बताए जाते हैं युवा। ऐसे में सबको पता होने के बावजूद वो तोड़फोड़ कैसी करते हैं, बड़े बड़े फाटे उठा के फेंक रहे हैं। पत्थरबाजी नहीं बोलेंगे उसको, सिर्फ पत्थर फाटे उठा के फेंक रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लग रहा है जब सीसीटीवी उसके देखे जाते हैं तो। हाँ, यही बात है कि पर मेरे को लगता है कि उनको कम से कम, अगर मेरे को लगता है, मैं जो अपन ने सुमित्रा महाजन जी का दिल देखा है वो बड़े दिल वाली हैं। अगर कोई जाके वैसे भी अगर बच्चों से कोई माफी मांग लेता शायद तो ये मामला खत्म ही हो जाता। पर अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई है अब इसके अंदर कि हम झुकें क्यों, और क्यों झुकें, क्योंकि जो उनके पीछे के नेता हैं वो सब उसमें आग देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है ये शहर के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि अगर इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित किया गया तो भविष्य में कोई अच्छा संदेश इस, कम से कम इस शहर से तो नहीं जाएगा। हम प्रभातकरण की बात कर लेते हैं। वैसे भी आज अखबार सब राजेश सोनकर जी के जन्म महोत्सव से, उनके आज जो अवतरित होने वाले दिवस से भरे पड़े हैं और इतने ज़्यादा भर गए हैं कि जिसकी हद नहीं है। इस पर हम बाद में राजनीतिक चर्चा में चर्चा कर लेंगे। बाकी प्रभातकरण, हाँ, एक खबर ये जरूर अच्छी है कि न इन्हें जानकारी है न उन्हें खबर है। महेंद्र बागड़ी जी खबर है ये, महेंद्र बागड़ी की भाई ने खबर दी है ये, और कहाँ से सब चिट्ठी निकाल लाया ये भी। ये गोमटगिरी के सामने पितृ पर्वत पर 23 कमरों का गुरुकुल बन रहा है। ये पितृ पर्वत पे ही बन रहा है शायद, पितृ पर्वत पे बन रहा है। और ये उनकी शिकायत भी ये है कि शायद इसमें को जो है किसी को मंजूरी नहीं है। मतलब कैलाश वर्गीय जी के नाम पर देवधर्म टेकरी में पौधे वोधे लगाए गए हैं और 108 टन वजनी 72 फुट हनुमान मूर्ति लगी है, ये तो सबको मालूम है। पर यह है उनका कहना कि ये जो बन रहा है इसको लेकर किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। मुझे लगता है ऐसा होना तो क्या है स्थिति यार, ये उसको लेकर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जिस जगह पर ये गुरुकुल बन रहा है वो गुरुकुल नगर निगम सीमा में आता है कि ग्राम पंचायत में आता है। उसको लेकर एक खबर महेंद्र बागड़ी जी ने लिखी है, ये पता लगाने के लिए कि बिल्डिंग बनाने की इजाजत कहाँ से आई है। हाँ, ये बात भी सही है। अगर और कहीं का होता तो अभी तक खोद खाद के सब ले आते यार, पर सब सोचना समझना पड़ता है, सबको अपनी अपनी जगह देखना पड़ती है। हाथ डालने से पहले और हाथ डालने के बाद भी सोचना पड़ता है ना। बागड़ी जी क्या खबर लिख के सो गए घर जाके वो। एक खबर हम देख लेते हैं, पत्रिका में भी एक खबर अच्छी है। एक तो ये बकाया जलकर पे आधा जमा करने वालों को एक और मौका दिया जा रहा है वन टाइम सेटलमेंट के लिए। इसमें पहले भी काफ़ी कुछ पैसे आए थे शायद ना, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग क्या रुचि नहीं ले रहे हैं, क्या हो रहा है इस पर?
वन टाइम सेटलमेंट में बात कही जा रही थी कि 258 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा नगर निगम वन टाइम सेटलमेंट करेगा तो मिलेंगे। जितना बिल है उसका आधा पैसा ले रहा है। इसके बावजूद 40 करोड़ रुपए ही आए थे। क्योंकि योजना की मंजूरी जो थी राज्य सरकार से 45 दिनों की लेकर आए थे नगर निगम, तो नगर निगम के पास अभी 15 दिन का वक्त और बचा है। नगर निगम चाह रहा है कि वो 15 दिन की एक मोहलत और देकर लोगों से बचा हुआ पैसा वसूल सके। मुझे लगता है इसके लिए वार्ड स्तर पर भी जो है एक कोशिश करनी चाहिए, अलग अलग शिविर लगा के, ताकि इसमें पैसा अधिक से अधिक आए, क्योंकि ये पैसा नगर निगम का हक भी बनता है कि पैसा नगर निगम को मिलना भी चाहिए, क्योंकि नगर निगम का पैसा भी है। इससे शहर के विकास को जो है गति दी जा सकती है। हम अगली बात कर लेते हैं। अग्निबाण की बात होगी तो अग्निबाण की बात में पहले पेज पर राजेश सोनकर है, दूसरे पेज पर राजेश सोनकर है, चौथे पेज पर राजेश सोनकर है, पांचवें पर राजेश सोनकर है। कुल मिला के राजेश सोनकर ही है इस अखबार में आज, इसलिए राजेश सोनकर का मैं खबर राजेश सोनकर की तो हम बाद में कर ही लेंगे। कल मौसम की बड़ी सर्द रात रही है। लंबे समय बाद जो है तापमान 11 डिग्री के आसपास पहुंचा है और अगले 2-3 दिनों ठंड बनी रहेगी। मुझे लगता है कि ठंड का अब मौसम शुरू हो गया है। कम से कम 3-4 दिनों तो ठंड बनी रहना चाहिए। एक और खबर है, सुबह 4 बजे निर्माण रोड पर 10 डंपर पकड़ लिए हैं। तो इस डंपर और रेती वेती को ले जाने वाले होंगे ना, उन्हीं को पकड़ा गया है। बाकी तो सब सामान्य खबरें हैं। सुपर कॉरिडोर पर लोग कचरा डाल के जा रहे हैं, नगर निगम की गाड़ियाँ, इसको लेकर शिकायत डाली गई है। बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। फिर राजेश सोनकर आ गए, फिर राजेश सोनकर आ गए। हाँ, ये होलकर कॉलेज पार्क में 15 दिसंबर से होगी पक्षियों की गणना। तो ये सब पक्षी क्या होलकर कॉलेज की वहाँ पहुँचेंगे कि पक्षियों? सिर्फ होलकर कॉलेज की सीमा में जो हरियाली के बीच में पशु पक्षी हैं उनकी गणना की बात कही जा रही है। तो वहाँ उस समय पशु पक्षी बैठेंगे क्या आके कि आज हमारी गणना होने वाली है? वहाँ पे तितलियों का एक गार्डन भी बना हुआ है, छोटे छोटे रंग बिरंगी तितलियां, जो अगर इन दोनों कहीं देखना हो तो आप जा सकते हैं होलकर कॉलेज में। वाह, हाँ, मेरे को क्या लगा कि ऐसा तो नहीं कि 5 किलो आटा मिलने वाला तो चक्कर में सब पहुंच जाए। तितलियों का गार्डन है वहाँ पर इस शहर में, बटरफ्लाई। पर इनका एक चिड़िया भी उसमें आएगी? चिड़िया तो वहाँ हरियाली, पुराने पेड़ हैं। अच्छा, तो वहाँ पर अभी जो हरियाली रहती है वहाँ पक्षी बहुत हैं। और नगर निगम ने कुछ दिनों पहले कोशिश कर वहाँ पे कुछ तितलियों का पार्क भी बनाया है, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। तो ये तो थी आज की हमारी खबरें। अब हम राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। आज पहली चर्चा तो राजेश सोनकर जी से शुरू करते हैं। राजेश सोनकर के जन्मदिन है राजेश सोनकर जी का। वे सांवेर से एक बार जीते, एक बार हारे, और इसके बाद वे आजकल सोनकच्छ के विधायक हैं। तो हमारी तरफ से उनको बधाई। आज वे जो हैं अपने निर्धारित उम्र के हिसाब से बिल्कुल चल रहे हैं और बिल्कुल हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, और उन्होंने अपनी जगह बना के रखी है। राजनीति में भी जगह बनाए हुए हैं निरंतर, भाजपा में उनकी जगह बनी हुई है। क्या है, आज के विज्ञापनों में तुलसी सिलावट जी पूरी तरह से गायब हैं। उनके विज्ञापनों में उन्होंने 1 या 2 जगह बहुत छोटे बहुत चुनुक से सिलावट जी दिख रहे हैं। बाकी पूरे विज्ञापनों में कहीं पर भी सिलावट जी का मुखड़ा दिखाई नहीं दिया है। यानी ये बात बता रहा है कि दूरियां अभी भी दोनों नेताओं के बीच वहीं की वहीं बनी हुई है जो पहले दिन थी। क्या है, वैसा करीब 1.25 साल पहले राजेश सोनकर का विधानसभा चुनाव के ठीक 3 महीने पहले टिकट कर दिया गया था सोनकच्छ से, जब वे भारतीय जनता पार्टी जिला इंदौर के अध्यक्ष थे। तब से राजेश सोनकर 1.25 साल से जो इंदौर छोड़ा राजेश सोनकर ने, इंदौर में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में गए थे, वहां भी काम किया, पर इंदौर में राजेश सोनकर बहुत समय से नहीं दिखाई दे रहे थे। इस बार उनके समर्थकों ने आज जिस तरीके से विज्ञापन देकर, खास करके मैं बात करूंगा सांवेर के जो समर्थक है, उनकी जो पुरानी टीम है, उसने सावन सोनकर इस शहर में राजेश सोनकर को वापस दिखा दिया है कि राजेश सोनकर अभी सांवेर सोनकच्छ भले ही चले गए हैं, पर वे सांवेर से भी जुड़े हुए हैं और सांवेर में भी उनकी जमीन आज भी तैयार है। हाँ, इसीलिए विज्ञापन लिखा है कि सांवेर का साधु है वो। सांवेर का साधु बताया गया। क्या माना जाए कि अभी दूसरों का राज आ गया साधु से? ये मुझे बड़ा ही चौंकाने वाला लगा है। राजेश सोनकर के एक विज्ञापन में मैंने देखा है जिसमें उन्हें सोनकच्छ का तो सेवक बताया गया है और सांवेर का साधु बताया गया है। इनके चुनाव के वक्त, जब ये पिछला चुनाव लड़े थे, तब साधु और शैतान की बात चली थी। अब ये वही जाने जिन्हें उन्हें विज्ञापन दिया कि वो अब सांवेर में शैतान कौन बचा है। हाँ, वो बताना चाहते हैं विज्ञापन के मामले साधु अपनी जगह पे यथावत है, शैतान अपनी जगह पे यथावत है। अब आप तय कर लें कौन साधु और कौन शैतान है, ये तो अलग अलग विषय हैं। पर फिर भी जो आज उन्होंने बता भी दिया कि सांवेर में उनकी ताकत कमज़ोर नहीं है। सांवेर में आज भी वो उतने ही वजनदार नेता हैं जितने पहले हुआ करते थे। ये अलग बात है कि सिलावट जी के तमाम प्रयास के बाद भी सिलावट जी को आज भी भाजपा के उन नेताओं की ज़रूरत शायद ना हो, पर वे इन्हीं नेताओं के भरोसे अपनी राजनीति आगे बढ़ाने का काम जरूर कर रहे हैं। ये तो थी सिलावट जी की चर्चा।
अब हम चर्चा कर लेते हैं कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस में कुछ अच्छा हो रहा है या वैसे का वैसे ही है सब? कांग्रेस में सुनने में आया है कि कल शाम को एक बैठक रखी थी संजय दत्त जी, जिनके सामने जूतम पेजार हुई थी। कल वे फिर इंदौर आए थे, कांग्रेसियों को लेकर बैठे थे, और उसमें अच्छी बात यह थी उस बैठक में भंवर सिंह शेखावत जी भी थे, जो कांग्रेस से विधायक बनने के बाद पहली बार गांधी दफ्तर में दिखाई दिए। इस बैठक में एक अच्छी बात निकल कर भाई साहब ये आई है कि अब गांधी दफ्तर के दिन फिरने वाले हैं। वो गांधी भवन जो बेहाल हो चुका था, कांग्रेस की तरह कमजोर हो चुका था, उसको वापस से रिनोवेशन किया जाना है। इसको लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं, इंदौर के बड़े नेता हैं, उन्होंने पैसा दिया है, अपनी जेब ढीली करी और 22.5 लाख रुपए जमा हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि गांधी भवन के दिन पे। हाँ, ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा है कि अब कांग्रेस के भवन को तो बचा ही लें। कांग्रेस भले ही बचे ना बचे, पर कांग्रेस का भवन तो कम से कम बचा के रख लें आप। और मुझे लगता है कि ये प्रयास भी अच्छा है। लंबे समय से कांग्रेस के भवन के लिए कोई काम भी नहीं हुआ था, इसी के साथ में कई सुधार कार्य हो जाएंगे। इसी के साथ में भवन मजबूत होने के साथ में कांग्रेस को इस पर भी आंख बंद कर विचार करना होगा कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। अपने हितों को पीछे छोड़कर कांग्रेस के हितों को सामने लाया जाएगा तो कांग्रेस ज़्यादा बेहतर तरीके से खड़ी हो पाएगी। ये तो थी हमारी आज की राजनीतिक चर्चाएं और अखबार की चर्चाएं। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि कृपा करके अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं, ताकि हम और बेहतर तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण कर चुकें। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।